तो फाइनल अकाउंट करने का जो तरीका है वो मैं आपको आज बताऊंगा कैसे करना है, बट मैं इसको थोड़े अलग 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 पार्ट में करके एक सम पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। पहली चीज़ आप बात ये याद रखिए कि आपको फाइनल अकाउंट याद करने से पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिकली फाइनल अकाउंट में कॉलम्स कितने बनते हैं और हर कॉलम्स का बेसिक रूल्स क्या है। तो फाइनल अकाउंट जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल अकाउंट का बनाने का सबसे पहला लॉजिक ये है कि फाइनल अकाउंट में लगभग हम ये देखते हैं कि कितने कॉलम्स बनेंगे। तो मैं कॉलम्स का एक रफ एक बता दे रहा हूँ कि कॉलम्स के नाम क्या क्या है, बाद में मैं उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊँगा। तो कॉलम नंबर 1 जो हमारा रहेगा वो बेसिकली रहेगा हमारा एज अ ट्रेडिंग अकाउंट। और बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, जितने भी हमारे फैक्ट्रीज वर्क या प्रोडक्शन बनाने में जो भी खर्चे होते हैं या उनसे सोर्स ऑफ इनकम होती है वो हम लोग किस में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेकेंड बात आती है तो हमारा वो दूसरा कॉलम आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माने ऑफिस के खर्चे दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो थर्ड जो है वो पार्टनर्स कैपिटल का कॉलम होगा। मतलब ये आपका जो फाइनल अकाउंट है बेसिकली 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर या 4 पार्टनर जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर हो, अगर वो लोग जो पैसा लगा रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं तो उनका भी हिसाब और डेटा के लिए हमको एक अलग से कॉलम बनाना है, दैट्स अ पार्टनर्स कैपिटल। एंड फोर्थ कॉलम जो है वो हमारा लास्ट जो रहेगा वो बेसिकली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द अकाउंट। बैलेंस शीट बेसिकली होता क्या है, बैलेंस शीट के अंदर 2 चीज़ का डेटा होता है, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। तो बेसिकली लायबिलिटी और दूसरा क्या है हमारा एसेट्स। लायबिलिटी बेसिकली हम क्या बोलते हैं मालूम है इसको, लायबिलिटी हमारे लिए एक किस्म का कर्जा, माने हम अगर कोई उधारी लेते हैं, हमारी कंपनी उधारी लेती है तो वो डेटा कंपनी कहाँ शो करती है, लायबिलिटी में। और एसेट्स जो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी एसेट्स में आ जाएगी। तो पहली चीज़ ये क्लियर करिए कि आपको कॉलम के कितने बनाना है और हर कॉलम के काम क्या है। तो अगेन बता रहा हूँ, ट्रेडिंग एज अ वर्कशॉप, फैक्ट्री के खर्च जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन माने ऑफिस के खर्चे, पार्टनर्स कैपिटल माने जो पार्टनर्स जो भी पैसा लगाते हैं जो भी है उसके खर्चे, और उसके बाद आता है फिर हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा डेफिनेटली लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी मतलब जो कंपनी ने उधारी कर्जा ली है वो लायबिलिटी, और एसेट्स माने हमारी प्रॉपर्टी। नाउ अभी बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कैसे पहले याद करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप मेरे पास, तो जैसे ये रिलायबल बुक है, आप टेक्स्ट बुक में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक है ना पैटर्न बना होगा जिसके अंदर दिखाया होगा ट्रेडिंग में कौन कौन से कॉलम एंट्रीज आती है, प्रॉफिट में कौन सी आती है, पार्टनर में, बैलेंस शीट में। ये आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज या एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल अकाउंट करने में ईजी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ये अभी बता रहा हूँ, ये रिलायबल बुक के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो पेज नंबर 17 में ऐसे परफॉर्मा दिया हुआ है, इज ओनली द परफॉर्मेंस। इसमें है ये कि बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसके ये डेबिट साइड में, ये डेबिट है आई थिंक सो, ये बुक है थोड़ा फोल्ड नहीं हो रही है, हाँ नाउ यू कैन बी सी। तो डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड जो है इसमें डेबिट में कौन कौन सी एंट्रीज आती है ये आपको एक बार याद करना पड़ेगा। एंड देन क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्री आती है ये। डेबिट बेसिकली हम लोग ये सोच के चलेंगे कि ये हमारा पूरा एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट हम लोग ये सोच के चलेंगे कि ये हमारा सोर्स ऑफ मतलब ये इनकम है, ठीक है ना। तो ये 2 कॉलम है जिसमें डेबिट है और क्रेडिट है, यहाँ पर मेरा एक्सपेंसेस है, यहाँ पर मेरा इनकम है। उसी के बाद आपको ये गो थ्रू करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये इसमें जब जो एंट्रीज है उसका मतलब नहीं समझ में आता है तो आज की जनरेशन कैन भी ईजिली आपको हर चीज़ का डाउट्स क्लियर हो सकता है कि आप नॉर्मली गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है ना। फिर उसके बाद आता है उसके ही अगले पेज पे, पेज नंबर 19 में, ये रिलायबल की बुक है, टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ है, बट अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक ना होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे चैप्टर खोलोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये मिल जाएगा प्रोफार्मा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम में भी 2 चीज़ें, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड। डेबिट में बस यही सोचना है कि हमारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड में डालेंगे, और क्रेडिट साइड में हमारा क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की इनकम। बस डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम। और यहाँ जितनी भी एंट्री है सब दिख रही है, ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। जो एंट्री नहीं समझ में आए आप गूगल पे फाइंड आउट करके आप अपने इजी लैंग्वेज में पता लगा सकते हैं इस एंट्री का मतलब क्या है।
उसी के बाद जस्ट मैं पीछे पलटाता हूँ तो अगेन मेरे अगले ही पेज पे 21 है, 21 के नीचे बैलेंस शीट है। पार्टनर्स कैपिटल इसमें बनाया होगा, बट मैं पहले बैलेंस शीट की बात कर दूँ। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ एसेट्स है। और लायबिलिटी का मतलब है हमारे पास क्या क्या कर्जा है, और एसेट्स का मतलब है हमारे पास क्या क्या एसेट्स है। तो इस तरह हमारा बैलेंस शीट यहाँ तक है। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल तो ज़्यादा कोई एंट्री आती नहीं है, उसको नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। बट ये जो एंट्रीज मैंने बताया, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, इस तीनों को आप पहले गो थ्रू कर लीजिए। ये था मेरा पहला एज अ बेसिक, क्योंकि जब तक ये आप गो थ्रू नहीं करोगे, आपको समझेगा नहीं, तब तक आप सम सॉल्व नहीं कर सकते। अब सम सॉल्व करने का सबसे पहला पैटर्न क्या है कि सम हम सब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि सम के अंदर है ना बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे अभी अगर मैं मान लो कि ये मेरा क्वेश्चन है, नाउ एग्जाम्पल ये इधर मेरा कुछ डेटा है, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन है, देन उसके नीचे एडजस्टमेंट है, मतलब आपको क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल होता है इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। एग्जाम्स में मेन ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया है एंड देन उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया है। ये दोनों डेटा हमको ज़्यादातर अकाउंट सॉल्व करने में यूज़ करना है, मतलब फाइनल अकाउंट में। तो इसको करा कैसे जाता है, क्वेश्चन ये है, मतलब इसमें खाली बस क्वेश्चन बताया। अब मैं वो सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब सम्स करूंगा तो आपको 5 चीज़ों को स्टेप, मतलब 5 स्टेप्स के हिसाब से मैं आपको सम सिखाऊंगा और आप उसी 5 स्टेप से सम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, तो लेट मी स्टार्ट विद द सम। अभी मैं जो सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं जो सम सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला फ्रॉम द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, सॉल्व आउट कर रहा है। अभी इसका ये मसला हो रहा है कि ये क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये रिलायबल में भी मिल जाएगा और आपको ये टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और अदर बुक्स में मिल जाएगा। तो रिलायबल में ये क्वेश्चन जो है सॉल्व है और टेक्स्ट बुक में यही क्वेश्चन क्या है, अनसॉल्व है। और क्वेश्चन का नाम है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्ट द गिवन बिलो रीना एंड आरती। तो ये क्वेश्चन का मतलब रीना और आरती है जो है कंपनी के पार्टनर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसी को मुझे सॉल्व करना है और ये आप टेक्स्ट बुक में भी चेकआउट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व है और रिलायबल में सॉल्व है, और अगर आप कोई भी राइटर प्रीफर करते हो, नवनीत है, सब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, बस उसकी उतना थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बट ये एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। और आपको जो भी इशू रहेगा तो आप नीचे मेरे कमेंट्स में जो भी है आप मुझे बोल सकते हो कि मुझे सर ये नहीं समझा, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करूँ। तो अभी थोड़ा मेरे को एक्चुअली क्या होगा कि मुझे थोड़ा इशू होगा, तो मैं ये टेक्स्ट बुक को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। मैंने इसी क्वेश्चन का एक जेरोक्स करके रखा हो, बिकॉज यू कैन भी अंडरस्टैंड कि मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, क्योंकि मुझे अभी वो भी रखना है, आपको सॉल्व भी करके दिखाना है। तो इसके लिए मैंने जेरोक्स करके रखा हो और आपको एकदम इजीली समझ में आएगा ना। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते, पहले समझ लेते क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, बस इतनी चीज़ रीड करता हूँ। बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 स्टेप से कैसे हम सॉल्व करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट गिवन बिलो। माने ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ये हमारा एडजस्टमेंट है। गिवन बिलो द रीना एंड आरती यू आर द रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मतलब ये जो नीचे डेटा दिया है, इस डेटा की मदद से हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, और वो भी कौन सा, ईयर एंडेड 31 मार्च, ये पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमको बैलेंस शीट बनाना है। तो आपका ये सवाल पैदा होगा कि सर इसके अंदर तो पार्टनर्स कैपिटल का बोला ही नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल भले बोले या ना बोले, बट हम बनाएंगे, क्योंकि वो अगर वो बनाते हैं तो हमको सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाता है, वो हमारा एक वर्किंग नोट हो जाएगा। तो आई होप सो समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि पहले हम सम कैसे सॉल्व करें। तो मैंने बताया था कि आपको 5 चीज़ों के हिसाब से सम को सॉल्व करना है। अब 5 चीज़ें जो है, तो जिसमें फर्स्ट चीज़ मैं ये समझ के चलता हूँ कि हम लोग इसके अंदर पहले ये जो डेटा दिया है ना, इसको हम बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट का मतलब है कि हम एंट्री को पढ़ेंगे और रीड आउट करेंगे कि कौन सी एंट्री किधर जाएगी, क्योंकि ये ऐसा टेबल है जिसके अंदर सारी एंट्री मिक्स है। मतलब ट्रेडिंग की भी एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री है, बैलेंस शीट की भी एंट्री है, पार्टनरशिप की भी एंट्री है। तो सारी एंट्री इसके अंदर क्या है, मिक्स है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक अलग अलग कर देते हैं कि भाई कौन किसके कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ स्टम, तो आपको मेरे ख्याल से डाउट्स क्लियर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरा ट्रायल बैलेंस है, तो सबसे पहले स्टेप मैं कर रहा हूँ बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब है कि मैं एंट्री को बाइफर्केट करूंगा। तो यहां पर सबसे पहली एंट्री नाउ, और आपको ये बाइफर्केट के लिए सबसे पहले मैं अच्छे से बोल दे रहा हूँ कि आपको वो जो परफॉर्मा है उसको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। ओके, नाउ
डेबिट साइड में बैलेंस दिया हुआ है परचेज, तो परचेज बेसिकली हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, तो मैं इसके लिए TR लिखा। सन्डी डेप्टर बेसिकली मेरा जाता है एसेट्स। सन्डी डेप्टर का मतलब है मैंने किसी को उधार दिया हो एज अ ओरली। सेल्स रिटर्न बेसिकली मेरा क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्स आएगा उसी के नीचे मैं इसको क्या करूँगा, लेस करूंगा, माने माइनस करूंगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बैड डेट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट्स है। फर्नीचर मेरा एसेट्स है। डिस्काउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। और रॉयल्टी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। और रेंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। सैलरी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। वेजेस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। इंश्योरेंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। ड्राइंग, अब ये ड्राइंग है, इसके अंदर पार्टनर्स का नाम है, जहां पे भी पार्टनर्स का नाम आएगा तो हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में ही डालेंगे। तो ये मेरा रीना और आरती है, तो मैं इसको कहाँ डालूंगा, पार्टनर्स कैपिटल में। फिर उसके बाद कैश एट बैंक मेरा एसेट्स है। कैश इन हैंड मेरा एसेट्स है। माने यहाँ पर मैंने अभी एक चीज़ है, आपको मैंने स्टार्टिंग में DR डेबिट लिखा, बाकी डेबिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप इतना कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि जहाँ पे भी अगर डेबिट और क्रेडिट का मैटर आएगा तो ये सारी एंट्री डेबिट में ही जाएगी। जैसे ट्रेडिंग का डेबिट है, ये ट्रेडिंग में डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी डेबिट में जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी नहीं, बाकी जो नॉर्मल है वो डेबिट में ही जाएगा। जहाँ पर डेबिट और डेबिट और क्रेडिट कौन कौन से कॉलम में आता है, ट्रेडिंग में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता, उसमें सिर्फ लायबिलिटी और एसेट्स आती है। आई होप सो ये समझ में आया होगा। नाउ आ जाते हैं इस तरफ, तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेल्स, तो ये कहा जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी। परचेज रिटर्न मैं इसको परचेज से क्या करूंगा, लेस, माने खरीदा हुआ माल वापस किया। RDD बेसिकली मैं इसको है ना एक फॉर्मूले के तौर पे मैं इसको ओल्ड RDD नाम देता हूँ। मतलब ये है कि पुराना कोई पैसा जो डूबा था वो पैसा आज मुझे मिल गया। डिस्काउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। और ये मेरा कैपिटल दिया हुआ है जिसमें रीना और आरती दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल। जहाँ पे भी पार्टनर्स का मैटर आया तो उसको हम कहा डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। नाउ अब सबसे बात ये, इतना होने के बाद फिर हमारे को क्या करना है, तो ये मेरा जो था ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, माने बाइफर्केशन, माने एंट्री को पता लगा लिया कि कौन सी एंट्री किधर और कहाँ जाएगी। और ये आपको कब अच्छे से होगा, क्योंकि अगर जिसने ये स्टेप अच्छे से सीख गया तो डेफिनेटली उसके लिए फाइनल अकाउंट बहुत इजी हो जाएगा। तो ये स्टेप्स सीखने के लिए आपको वो जो परफॉर्मर ने बताया था ना उसको अच्छी तरह याद और गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप जो है वो मेरा ये है, रीड द एडजस्टमेंट एंड पुटिंग द स्टार मार्क। हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके मुताबिक जो एंट्री रहेगी उसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, स्टार मार्क। मान लो एग्जांपल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट 20,000। अब क्लोजिंग स्टॉक माने इधर ऊपर क्लोजिंग स्टॉक हमको चेकआउट करना है कि कहीं क्लोजिंग स्टॉक है, अगर होगा तो स्टार मार्क कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। फिर आगे देखा हुआ है राइट ऑफ द 900 बैड एंड डॉटफुल डेब एंड क्रिएट द प्रोविजन रिजर्व डॉटफुल डेब इज 1000। अच्छा, अब ये क्या बोलता है कि 900 रुपया मेरा डूब गया, उसके बाद और भी पैसा 1000 रुपया डूब गया, तो मतलब ये कभी भी अगर एंट्री आएगी ना तो इसके दो स्टार मार्क आएंगे। एक तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बैड डेब, क्योंकि बैड डेब तो नीचे लिखा हुआ है, तो हमारा ये बैड डेब है, ये दिख रहा है आपको, तो मैं इसके आगे खाली क्या कर दूंगा, स्टार मार्क। और साथ ही साथ एक और जगह पे स्टार मार्क करूंगा, वो है मेरा सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि ये जो बैड डेब है एक्चुअली ये सन्ड्री डेब्टर से ही क्रिएट होता है, ठीक है। और सन्ड्री डेब्टर का मतलब है कि हम किसी को उधारी जब देते हैं बट लिख के नहीं, ऐसा ट्रेडिंग के लिए हम लोग लेन देन करते हैं, तो ऐसे माल उधारी में जाता है, तो ऐसे पैसे को मैं सन्ड्री डेब्टर पे लिख देता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद लिखा है create a provision for discount on debtor, अगेन बोला debtor and 3% and the creditor 5%। तो माने सन्ड्री डेब्टर इधर पहले से स्टार मार्क है और एक स्टार मार्क कर दो, लगभग कितने स्टार मार्क हो गए यहाँ पर, 2 मार्क। और एक और बोला हुआ है, डेब्टर तो हो गया, एक और बोला हुआ है कौन सा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में ढूंढ रहा हूँ, देखो ये यहाँ क्रेडिटर दिया हुआ है, तो इसके आगे भी मैं क्या कर दूंगा, एज अ स्टार मार्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या मेरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, माने खर्चा करना बाकी है, तो किस पे बोला हुआ है, वेजेस और सैलरीज। तो वेजेस मेरा किधर है, तो वेजेस इधर ढूंढता हूँ, ये देखो ये रहा वेजेस, तो वेजेस के आगे और दूसरा क्या है, सैलरीज, वो देखो उसके ऊपर ही सैलरी, उसके आगे मैंने क्या कर दिया, स्टार मार्क। फिर नेक्स्ट एंट्री है, फिर दिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड 15 मंथ WF 1 अप्रैल 2। अच्छा, इंश्योरेंस का ये एग्जैक्टली वेजेस के नीचे ही हमारा इंश्योरेंस है, उस पर भी स्टार मार्क कर देंगे। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो हमने को डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग किधर है हमारा, ये रहा, तो ये मेरा इधर स्टार मार्क हो गया। फिर उसके बाद क्या है, रीना एंड आरती, एक याद रखना पार्टनर से रिलेटेड कोई भी अगर
एडजस्टमेंट आएगा ना तो स्टामक मत करना, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। रीना आरती शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशो, वो फ़ायदा नुकसान हमारा कैपिटल रेशो में बांटेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका कोई स्टामक नहीं आएगा। तो अब तक मैंने सम्स का 2 स्टेप मतलब 5 मतलब जो मेरे 5 स्टेप में से 2 स्टेप मेरे हो चुके। स्टेप नंबर 1 हमने जो पर्पल से बाइफरकेट करे वो, स्टेप नंबर 2 हमने स्टामक करे, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट पढ़ के उस पर स्टामक करे। अब ये काम क्यों आएगा क्या आएगा मैं समझ सॉल्व करूंगा तब मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया। अब स्टेप नंबर 3 पे क्या करोगे, अब जैसे हमने रीड करे, बाइफरकेट कर लिए, स्टामक कर लिए, तो अगला स्टेप पे हम लोग करेंगे ड्रॉ द कॉलम, माने कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉलम कैसे बनाते क्या करते उसके लिए, तो मेरे पास टाइम थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो टाइम शॉर्ट रखने के हिसाब से मैंने कॉलम बना के रेडी रखा हो। वैसे मैंने बताया था ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो मेरा वही कॉलम जो है अप्रोक्सीमेटली मैंने रेडी करके रखा हूँ, ये मेरा कॉलम है। तो आप देख सकते हो कि ये साइड में मैंने फाइनल अकाउंट का ये सम लिया हो और यहाँ पर लिखा हो इन द बुक ऑफ रीना एंड आरती, ये हर स्टार्टिंग में लिखना जरूरी है। देन उसके बाद मेरा कॉलम है, तो मेरा पहला कॉलम है डेबिट और क्रेडिट में देख सकते हो आप ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके यहाँ मार्क्स कटने के चांस है। तो माने आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है और बेसिकली आप ये सेंटेंस को याद कर लोगे तो भी चलेगा, बस आपको जो साल है ना 2019, बस यही चेंज होगा, सम के हिसाब से आपको साल डालना है। फिर उसी के अगले साइड में मैंने दूसरा कॉलम जो बनाया वो बनाया हूँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आई होप सो ये भी मिल गया होगा। एंड देन उसके बाद तीसरा कॉलम जो है वो मेरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में जो है वो है मेरा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बट यहाँ ना डेबिट है ना क्रेडिट है। और ये कॉलम में हमारा क्या आ गया लायबिलिटी, ये कॉलम में मेरा क्या आ गया एसेट्स, एंड ये कॉलम में क्या है पर्टिकुलर और पार्टनर का नाम रीना और यहाँ पर आरती, फिर अगेन पर्टिकुलर रीना और आरती, ये मतलब रीना आरती का डेबिट साइड, रीना आरती का क्रेडिट साइड। देन उसी तरह यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट है ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ ये सम, तो मतलब मेरा तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, माने पहला बाइफरकेट करें, दूसरे पे क्या करें स्टामक करें, तीसरे पे क्या करें कॉलम बनाए। बट कॉलम मैंने बना के रेडी रखा, आपको बनाना है। तो मेरे खाली वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए शॉर्ट की वजह से मैंने ये कॉलम बना दिया। नाउ लेट वी स्टार्ट द सम। तो पहले सम स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि किसी पे स्टामक है, अगर स्टामक है तो हम उस पर ध्यान देंगे। नाउ पहली एंट्री है हमारी यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है ये एंट्री से स्टार्ट करना है। तो पहली एंट्री है परचेस, परचेस कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो आप ये देख सकते हो कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, तो मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा फटाफट तो, क्योंकि मुझे भी ईजी हो जाएगा करने में, ठीक है। अभी हम जो करने वाले हैं, अब वो जो स्टेप है अब जो स्टेप करने वाले ड्रॉ द कॉलम के बाद वो 4th स्टेप करने वाले हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब जो हमने एंट्री का पता लगाया था उसको अपनी अपनी जगह पे लिख देंगे, ठीक है। और जिस पे स्टार मार्क रहेगा उसका पैसा इनर में लिखेंगे, जिस पे स्टार मार्क नहीं रहेगा उसका पैसा आउटर में लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली एंट्री जो है वो मेरे ख्याल से कौन सी है, आप देख सकते हो यहाँ पर के परचेस है। तो परचेस एंट्री मेरी कहाँ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और यहाँ पर लिखूंगा टू परचेस, ठीक है। अब यहाँ पर टू परचेस लिखने से पहले एक बार याद रखना, पैसा चेक कर लो कि परचेस पे भले स्टामक हो या ना हो, लेकिन एक चेक कर लो क्या परचेस रिटर्न है क्या। तो अगर इस तरफ परचेस है तो परचेस रिटर्न आपको इस तरफ नहीं मिलेगा बल्कि इस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो मैं जब चेक किया कि परचेस तो है, जब मैंने यहाँ चेक किया तो मुझे यहाँ देखा कि तीसरी एंट्री जो है वो मेरी परचेस रिटर्न है। तो माने ये जो परचेस है टू परचेस, इसके नीचे माइनस करके मैं क्या लिखूंगा परचेस रिटर्न, ठीक है। और एक्चुअली मैं यहाँ पर अगर कहीं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ तो प्लीज़ आपको शॉर्टकट नहीं, आपको पूरा लिखना है, बट मेरे को थोड़ा जगह कम होने की वजह से और वक्त कम होने की वजह से मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल परचेस कितना है मेरा 35,500 और परचेस रिटर्न कितना है मेरा, तो परचेस रिटर्न मेरा दिया हुआ है 500। तो जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो बेसिकली मुझे आंसर आ गया 35,000। आई होप सो आपको ये समझा होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर बेसिकली क्या है वो एसेट्स है। अब सन्ड्री क्रेडिटर एसेट्स है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले तो सन्ड्री डेप्टर, और
सन्ड्री डेप्टर बेसिकली अमाउंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरा 40,000, ठीक है। अब सन्ड्री डेप्टर तो मैंने एसेट्स में लिख दिया, लेकिन याद रखना इस पे स्टामक है। अगर स्टामक है तो मैं इनर में लिखूंगा, स्टामक नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में लिखूंगा। और स्टामक होने की वजह से इनर के साथ साथ एक चीज ये भी याद रखना है कि एक स्टामक है तो नीचे 2 लाइन, और अगर 2 स्टामक है तो नीचे 4 लाइन। याद रहना, मतलब एक स्टामक अगर कोई एंट्री पे है तो उसके नीचे कितनी लाइन छोड़ोगे? 2। और अगर 2 स्टार मार्क है तो 4, अगर 3 स्टार मार्क है तो 6, मतलब मल्टीप्लाई 2 करते चले जाना। बट आता है सन्ड्री डेप्टर के मैटर में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि सन्ड्री डेप्टर में आप लाइन छोड़ोगे, लेकिन पहले स्टार मार्क के लिए आप 4 लाइन छोड़ो, बाकी सबके लिए फिर 2-2 कर दे। तो मिसाल के तौर पे जैसे इसमें कितने स्टार मार्क है? 2, तो पहले स्टार मार्क के लिए मैं 4 छोड़ता हूँ, फिर बाद का अगले स्टार के लिए 2, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कितनी लाइन छोड़ूंगा? 6 लाइन छोड़ूंगा। लेकिन दूसरे स्टार मार्क की बात करा जाए, दूसरी एंट्रीज की बात किया जाए, तो दूसरे स्टार मार्क के लिए सिर्फ 2-2 लाइन छोड़ना है। आई होप सो समझ में आया होगा ना। तो सन्ड्री डेप्टर जो है वो 40,000 है और इसके नीचे मैं लगभग 6 लाइन छोड़ दूंगा। नेक्स्ट है उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न एंट्री करने के लिए मेरे पास सेल्स तो होना चाहिए। अब अगर इधर सेल्स रिटर्न यहाँ है तो सेल्स यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा। तो चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेल्स दिया हुआ दिख रहा है आपको ऊपर, और ये सेल्स मेरा कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? बाय सेल्स। और सेल्स कितना दिया हुआ है मेरे को? सेल्स दिया हुआ है 58,200। तो यहाँ पर 58,200 और इसके नीचे माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न मैंने लिख लिया, तो सेल्स रिटर्न 58,200 में सेल्स रिटर्न कितना है मेरा? 1,000, मतलब 1,000 मेरा सेल्स रिटर्न, मतलब खरीदा हुआ माल वापस किया। तो मेरा टोटल आ गया 57,200, ठीक है। तो ये एंट्री आई होप सो समझ में आई होगी, क्योंकि ये परचेज और सेल्स में मैटर होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, और ओपनिंग स्टॉक को कभी भी ट्रेडिंग के एकदम टॉप पे लिखना। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और यहाँ पर एकदम टॉप पे लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। मैं शॉर्टकट यूज करो, प्लीज आप शॉर्टकट मत यूज करना, बिकॉज मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है। फिर अमाउंट है 18,100। आई होप सो समझ में आया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैड डेप। बैड डेप का मतलब है पैसा डूब गया, और बैड डेप पे अगर स्टमक है तो आपको लाइन छोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लाइन छोड़ना है बट वो लाइन मत छोड़ो, इसका एक फॉर्मूला है, उसको लिख लो। तो वो क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा क्या आएगा? मेरा बैड डेप आएगा। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है और यहाँ पर मेरा आएगा टू बैड डेप। अब बैड डेप जब मैं लिख रहा हूं तो एक चीज जरा ध्यान से समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश करूंगा कि जो मेरा बैड डेप है इस पे स्टमक है, राइट। तो कितना बैड डेप दिया हुआ है? 500, बरोबर। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका पैसा इनर में लिख के इसके नीचे लाइन ना छोड़ के, बल्कि एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पूरे फाइनल अकाउंट में, वो है बैड डेप का। तो वो फॉर्मूला जो है उसको लिख लूंगा, और उसका फॉर्मूला ये है टू बैड डेप प्लस न्यू आरडीडी प्लस एफ आरडीडी, और एक लाइन छोड़ के माइनस ओल्ड आरडीडी। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है। बैड डेप बोले तो पुराना लॉस, न्यू आरडीडी बोले तो करंट लॉस, एफ आरडीडी बोले तो फ्यूचर लॉस। तीनों मिला के लॉस जो आएगा वो टोटल, जिसमें से ओल्ड आरडीडी पहले का पुराना डूबा हुआ पैसा मिल गया। अब ये कैटेगरी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है। अब मेरा ये ब्लू और रेड से लिखने का मतलब क्या था? ब्लू से लिखने का ये मतलब था कि आपको ये ब्लू वाली एंट्री कहीं यहाँ पे मिल जाएगी, और रेड से लिखने का मतलब है कि रेड वाली एंट्री आपको कहाँ मिलेगी? एडजस्टमेंट में मिलेगी। समझ में आया? तो इसके लिए मैंने ब्लू और रेड को यूज किया। तो ब्लू वाले पेन मतलब आपको ये जो एंट्री है बैड डेप और ओल्ड आरडीडी ब्लू में है, वो आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, और ये न्यू आरडीडी एफ आरडीडी आपको कहाँ मिलेगा? आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। आई होप सो समझ में आया होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, बाकी और नीचे कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। बैड डेप के बाद कौन सी है? लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? एसेट्स। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग स्टामक है। अब स्टामक है तो डेफिनेटली इनर कॉलम में एक ही स्टामक है, इसके नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई स्टामक नहीं है, आई होप सो। तो फर्नीचर है हमारा, उसके कितना अमाउंट है? 20,000 डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में। फिर उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, मेरे ख्याल से कोई स्टामक नहीं है, तो ये अमाउंट मेरा डायरेक्ट जाएगा ऑर्डर कॉलम में 1,000। फिर उसके बाद है रॉयल्टीज़, मेरी कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में रॉयल्टीज़। तो यहाँ पर रॉयल्टीज़ आ जाती है टू
रॉयल्टीज़ मेरे ख्याल से कोई स्टार मार्क नहीं है। व्हाट इज़ द अमाउंट? रॉयल्टीज़ का अमाउंट है मेरा 700। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेरा रैंड। रैंड मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कोई स्टार मार्क नहीं है। डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में रैंड कितना अमाउंट दिया हुआ है मेरा 1900। फिर उसके बाद मेरा क्या है? सैलरी है, वो भी यहाँ ही आएगा। स्टार मार्क है, ध्यान देना, ठीक है। सैलरीज है और अमाउंट है 3000, बट उसको इनर में लिखूँगा और इसके नीचे कितनी लाइन छोड़ूंगा? 2 लाइन, क्योंकि स्टार मार्क है माने एडजस्टमेंट है। देन उसके बाद वेजेस। वेजेस पे भी स्टार मार्क है, मैं ट्रेडिंग में लिखूंगा और इसके नीचे कितनी लाइन छोड़ूंगा? 2 लाइन छोड़ दूंगा। वेजेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 800, और इसके नीचे कितनी लाइन छोड़ूंगा? 2 लाइन छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मेरे को इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और इस पे मेरे ख्याल से 1500 है, इसको भी कहाँ लिखूंगा? इनर में। और अगर मान लो ये इंश्योरेंस का आगे फैक्ट्री होता ना, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो वो ट्रेडिंग में डालना, और खाली इंश्योरेंस या ऑफिस इंश्योरेंस या एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योरेंस तो तुम यहीं डालना। नेक्स्ट है उसके बाद ड्राइंग है। ड्राइंग पे कोई स्टार मार्क नहीं, लेकिन ड्राइंग जाएगा कहाँ? मेरा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, और यहाँ पर आएगा मेरा 2 ड्राइंग। रीना का कितना? मेरा 2000, और इसका कितना? मेरा 1000। फिर उसके बाद मेरा क्या है? कैशेड बैंक। कैशेड बैंक मेरा कहाँ जाएगा? मेरा एसेट्स में जाएगा। तो ये मेरा कैशेड बैंक, क्या अमाउंट है मेरा कैशेड बैंक का? 11500, और दूसरा है कैश इन हैंड, और जिसका अमाउंट है 2000। आई होप सो समझ में आया होगा। अब ये मेरी एंट्री इस तरफ की हो गई। अब जरा इस तरफ की भी एंट्री कर लेते हैं। अब पहली एंट्री सेल्स से ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स की एंट्री पहले करके हटा दिए थे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी है। अच्छा, लायबिलिटी में कोई भी एंट्री स्टार्ट करने से पहले ऊपर से कुछ लाइन छोड़ देना, लगभग 5 लाइन 6 लाइन छोड़ देना, बिकॉज उसके आप ऊपर जो है कुछ बैलेंसिंग अमाउंट आएगी, उसके लिए लाइन छोड़ना है हमको, याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ से मैं सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इस पर स्टार मार्क है या नहीं है? मेरे ख्याल से है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का स्टार मार्क, तो मैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लिखता हूँ और इसका पैसा इनर कॉल में 25,700। नेक्स्ट उसके बाद है परचेज रिटर्न, ये तो हो चुका है। आरडीडी के में आगे मैंने क्या लिखा हो? ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी मुझे याद है आपको, मैंने इधर फॉर्मूले में लिखा था बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस एफ आरडीडी, एक लाइन छोड़ के माइनस ओल्ड आरडीडी, वो बेसिकली इसी का है। तो ओल्ड आरडीडी जो है वो कितना मेरा 800, बस यहाँ लिख के छोड़ दूंगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, और यहाँ पर बाय डिस्काउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 50 रुपीज़। फिर उसके बाद कमीशन, ये भी इधर ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बाय कमीशन, कितना अमाउंट है? 250 रुपीज़। कैपिटल, अब कैपिटल कहाँ जाएगा तुम्हारा? कैपिटल जाए से पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल में इस एंट्री को लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। माने इन लोग ने, रीना और आरती ने इतने से बिजनेस शुरू करे थे, मतलब इतने अमाउंट से। तो रीना का कितना आया? 50,000, और आरती का कितना आया? 30,000। दैट्स ऑल। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई एंट्री बाकी है क्या? नहीं ना, ऑलमोस्ट सब हो गई एंट्री। तो आपको इतना समझ जाओ कि ये हमारा कितनावा स्टेप हो गया? ये हमारा 4th स्टेप था, जहां हम लोग ने पोस्टिंग करे, जिसके अंदर स्टार मार्क थे उसको इनर कॉलम में लिख के नीचे 2 लाइन छोड़े। लेकिन सन्ड्री डेप्टर का कुछ मैटर की वजह से थोड़ी ज़्यादा छोड़े, और बैड डेप का लाइन ना छोड़ने के बजाय उसके मतलब बैड डेप जो है उसकी जगह पे हम लोग ने क्या करे? फॉर्मूला लिख दे। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि ये अभी हमने क्या किया, बट अभी तक सम सॉल्व हुआ नहीं है पूरा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला हुआ है। अब आती है अगली कहानी इंटरवल के बाद, तो वो है ये हमारा एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट हमको सॉल्व करना है। तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रेड कलर की पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। बट बोर्ड एग्जाम में आप 2 कलर की पेन नहीं यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आपको एक पेंसिल यूज़ करना है कॉलम बनाने के लिए, और पेन यूज़ करना है सिर्फ आपकी एंट्री, वो भी कोई भी एक, या तो आप ब्लैक पूरी यूज़ करो या तो पूरा ब्लू करो। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए अलग कलर यूज़ किया हो। मांगता है आपको प्रैक्टिस के लिए भी घर पे अगर 2 कलर यूज़ करना है तो करो, बट कीप इन द माइंड, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि एक ही कलर की पेन यूज़ करें, या तो ब्लैक या तो ब्लू, बट कोई भी एक कलर। आप वो एग्जाम में 2 कलर से पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट इट द एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट जो सॉल्व करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा लगभग कितनावा स्टेप है? 5th स्टेप।
मतलब मेरी आखिरी स्टेप है ये, और ये स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी जो एडजस्टमेंट है, इन सारी एंट्री की एक बार नहीं बल्कि 2 बार एंट्री होगी। माने एक कहीं और जाएगा तो एक कहीं और भी जाएगा, मतलब 2 बार होना ही होना है। विदाउट 2 एंट्री करे हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आई होप सो मेरा बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो लेट बी स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है, पहला एडजस्टमेंट बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 22,000। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मेरा स्टॉक जो है वो बच गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब बिजनेस कर रहे थे पूरा 1 साल के अंदर पूरा माल बिक जाए, कुछ कुछ माल क्या हो जाता है वो बच जाता है। तो जो बच जाता है वो मेरा क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो वो क्लोजिंग स्टॉक जो माल नहीं बिका तो वो हम लोग कहाँ डालेंगे, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमने कारखाने का कुछ स्टॉक बंद करे और कितने में, 22,000 में। और यही क्लोजिंग स्टॉक, अब 22,000 का माल हमारा साल भर में नहीं बिका तो ये इतने का स्टॉक बच गया। अब ये कब बिकेगा, अगले साल बिकेगा। लेकिन जब तक नहीं बिकता है तब तक तो अपने पास पड़ा है, और जब तक नहीं बिकता अपने लिए ये क्या है, एसेट्स। समझ में आया क्या ये तुम्हारे लिए, एसेट। तो इसके लिए सेकंड इफेक्ट कहाँ डालोगे आप, एसेट्स में डालोगे, और यहाँ पर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक दैट्स अमाउंट 22,000। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगेन बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि जो स्टॉक साल भर में कुछ जो स्टॉक बच जाता है, जो बिकता नहीं, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं यहाँ पर है राइट ऑफ द 900 बैट एंड द डॉट फुल डेप एंड द क्रिएट द प्रोविजन रिजर्व डॉट फुल डेप दैट्स 1,000। राइट ऑफ द 900, पहले तो इतना है बैड डेप का मतलब पैसा कोई हमारा लेके भाग जाता है। तो इसने बोला कि हमारा कोई 900 रुपीज़ लेके भाग गया। तो मेरा जो 40,000 है ना, ये वो लोग हैं जिनको मैं उधार ही दिया हूँ। यही लोग में से कुछ लोग हमारा पैसा लेके क्या हो गए, भाग गए, इसीलिए बोला जाता है बैड डेप। और ये बेसिकली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब यहाँ लॉस होगा तो हमको वो लॉस ऑफिस में दिखाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोला हुआ, राइट ऑफ द 900। तो मैं इसमें से एक पहला 900 क्या करता हूँ, तो माइनस करता हूँ। तो ये मेरा आ गया न्यू RDD। कितना आ गया मेरे यहाँ पर, क्या लिखा मैंने यहाँ, न्यू कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा कैल्सी यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से मुझे थोड़ा कैल्सी यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है कैसा है। तो मेरा ये कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ। तो 40,000 माइनस 900, तो बेसिकली कितना आया मेरा, 39,100। तो यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 39,100। ठीक है ना। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा ना। 39,100 आने के बाद भी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आगे भी क्रिएट द प्रोविजन डाउटफुल डेट दैट्स 1,000, माने आने के वाले वक्त में भी 1,000 रुपया और डूबेगा। तो माने इसका मतलब यहाँ पर और पैसा डूबेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ फ्यूचर रिजर्व डाउटफुल डेट, और 1,000 और डूबेगा। तो माने अब मेरे पास बचा खाली कितना, 38,100 खाली अमाउंट बचा। मतलब इतना तो पैसा तो बच ही गया, अपने को टेंशन ही नहीं है। तो मतलब 40,000, सोचो 40,000 उधार दिया था, ये भी डूब गया, ये भी डूब गया, तो बचा खाली कितना, 38,100। और इनर में क्यों लिखा मालूम है क्या इसको, अभी भी चाहता तो ये मेरी एंट्री लास्ट थी, डायरेक्ट पैसा बाहर डालता था, लेकिन इस पे 2 स्टॉम आ गए। माने ये सॉल्व होने के बाद और एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं इसको इनर में रखा, क्योंकि आपको पता है ना सन्ड्री डेप्टर पे यहाँ पर हम लोग ने 2 स्टॉमा करके रखे। इसके लिए इसका एक अभी सॉल्व हुआ, दूसरा अभी भी बाकी है। बाकी बात ये रही कि ये सारा हमने कहाँ लिख के रखे। तो आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बैड डेप का मैटर बताया था। बैड डेप बोले तो लॉस। तो अभी नया नया कितने का लॉस आया, तो वहाँ पीछे देखे होगे आपने कि 900 का लॉस आया। फिर उसके बाद और FIDD कितना आया, तो वो मेरा 1,000 का लॉस आया। तो मैंने तीनों लॉस, 500 पहले से था, 900 और आया, 1,000 और आया, तो तीनों मिला के लॉस कितना हो गया मेरा। तो इसका ये मतलब हुआ 500 प्लस 900 प्लस 1,000, तो बेसिकली कितना हो गया मेरा 2,400। तो मेरा यहाँ पर 2,400 टोटल क्या हो गया, डूब गया। लेकिन 2,400 डूबने के बाद ही बाद एक और चीज़ है, 800 तो मिल तो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -800। तो एक्चुअली मेरा पैसा खाली कितना डूबा, 1,600, खाली मेरा इतना ही लॉस हुआ। अगेन बता रहा हूँ, बैड डेट बोले तो पहले से 500 का डूबा हुआ था, 900 और डूबा, 1,000 और डूबेगा, टोटल मेरा 2,400 पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन
ये था कि ऊपर वाले का एहसान कि 800 रुपया डूबा हुआ पैसा मिल गया। तो एक्चुअली 2400 नहीं डूबा, खाली कितना डूबा है 1600। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एंट्री और एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अगर नहीं समझा तो अगेन आप वीडियो को बैक करके आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि क्रिएट अ प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेप्टर 3% एंड क्रेडिटर 5%। माने हमने क्या करे, डेप्टर जो है जिसको हमने उधार दिए थे उसको क्या बोले, जा भाई 3% देखो हमने क्या करे माफ करे, 3% हमने उसको क्या दिए, डिस्काउंट दे दिया। तो बेसिकली अभी डेप्टर है कितना मेरे पास, अभी जो है वो है एक्चुअली कितना है 38,100। तो मतलब 38,100 का मैं क्या करता हूँ 38,100। आप कैल्सी नहीं यूज़ करना है, मेरे टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं थोड़ा कैल्सी यूज़ करो, बाकी आप पेन एक रफ वर्क में करके चेकआउट कर लेना। तो 38,100 कैसे करोगे, 38,100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिस्काउंट हुआ वो कितना पैसा हुआ हमारा कि 1143। तो माने इसमें यहाँ पर लिखूँगा इसके अंदर डिस्काउंट अलाउड, मैंने डिस्काउंट दिया और क्या कितने का दिया 1143, माने इतना पैसा अब नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ बताओ कि 38,100 में से अगर मेरा 1143 नहीं मिलता तो खाली कितना मिलने वाला है 36,957। तो यहाँ पर आ जाएगा 36,957 रुपीज़ आ जाएगा। और एक चीज़ बताओ, आपका पैसा सामने वाले को जो उधार दिए और इतना पैसा बोले मत दे भाई चल जाते को मैंने माफ़ किया, तो आपके लिए क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान? तो आप बोलेंगे नुकसान हुआ। अब नुकसान कहाँ दिखाओ, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? ट्रेडिंग तो वो मेरे ख्याल से वर्कशॉप है और प्रॉफिट एंड लॉस मेरा क्या है, ऑफिस है। और ट्रेडिंग वाला बोलता मैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप का हिसाब दिखाऊंगा, ऑफिस का नहीं, बाकी कोई हिसाब में नहीं दिखाता, उसको सिर्फ माल बनाने से मतलब है। तो इसका ये मतलब है ये हमारा लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ डालूँ, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? मैंने पहले ही बताया कि जो डेबिट साइड है वो बेसिकली हमारा लॉस आता है और क्रेडिट साइड में हमारा बेसिकली क्या आता है, प्रॉफिट। तो ये हमारा लॉस है, तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, लॉस साइड में। और यहाँ लिखूंगा 2 डिस्काउंट ऑन, किस पे हमने डिस्काउंट दिए, डेप्टर पे। कितने का डिस्काउंट दिए थे 1143, यही दिए थे ना, इतने का ही लॉस हुआ ना, तो इतना ही दिखाएंगे ना यहाँ पर 1143। आई होप सो समझ में आया होगा। फिर उसी तरह उसमें एक और लिखा हुआ है कि क्रेडिटर पे 5% डिस्काउंट बना। अब मैंने मानो 25,700, अब जिस तरह मैं उधारी देता हूँ उस तरह मैं उधारी लिया भी हूँ, तो कितना उधारी लिया हूँ 25,700 और उस पर कितना % डिस्काउंट बोल रहा है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो बोले 5% कितना हो गया, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो वही करना है 25,700 बरोबर 25,700 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। ये आपको वर्क नोट करके चेकआउट करना है। तो बेसिकली मुझे आंसर आ गया 1285। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर करूँगा क्या, डिस्काउंट। क्या मिला हमको, डिस्काउंट मिला, मतलब 25,000 की उधारी ली है तो सामने वाला बोलता है कि 1285 माने 1285 देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कितना है, मतलब 25,700 की उधारी थी जिसमें से अपने को कितनी की उधारी माफ़ हो गई है, 1285 की उधारी माफ़ हो गई है। तो माने अभी भी 24,415 की उधारी है। लेकिन एक चीज़ बताओ, ये अपने लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब आप पे उधार कम हो गया या उधार बढ़ गया, तो उधार कम हो गया, तो एक हिसाब से आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब कारखाने वाला दिखाएगा या ऑफिस वाला, कारखाना वाला बोलता मैं तो माल बनाने से मतलब रखता हूँ, मतलब ट्रेडिंग वाला तो रेडीज नहीं है, तो बचा कौन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग ये कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। और कहाँ दिखाएंगे हम लोग, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये देखो प्रॉफिट साइड है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन, किस पे हुआ था हमारे को, क्रेडिटर पे। कितने का हुआ था, 1285 का। और देखो ये इधर भी है और मेरे ख्याल से 1285। आई होप सो समझ में आए, ये दिखाना है, बाकी इतने का प्रॉफिट हो, इतने का नहीं, ठीक है ना। अब ये एडजस्टमेंट होने के बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले तो समझ जाओ आउटस्टैंडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाकी है, बाकी। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, कोई चीज़ बाकी होती है ना उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा करना बाकी, किसको, वेजेस को पैसा देना बाकी है, सैलरी को 800 रुपया देना बाकी है, मतलब वेजेस को भी दे सैलरी को। तो पहले मैं जाता हूँ वेजेस पे, तो मैंने जब वेजेस देखा ना तो यहाँ पर वेजेस लिखा हुआ है
और वेजेस में लिखा हुआ है कि हमने 800 तो दिए हुए वेजेस को, लेकिन ये बोलता है कि हमने 800 दिए मानते हैं, लेकिन 700 अभी भी बाकी है, माने हमने कहीं ना कहीं 800 रुपया कम वेजेस दिए हुए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा और इसमें देना पड़ेगा। तो ये मेरा OS आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ शॉर्टकट के ले रहा हूँ, इसको बुलाया जाता है आउटस्टैंडिंग। और कितना देना और बाकी है, मेरे ख्याल से कितना 700, तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 1500। तो मेरे ख्याल समझा मैं क्या बोला, मतलब हमको 1500 वेजेस बोले तो मजदूर को 1500 देना बाकी था, लेकिन दिया कितना 1500 देना चाहिए था, दिया कितना खाली 800, तो अभी भी 700 रुपया देना बाकी है। अच्छा, मैं जब तक 700 रुपया, अब अगर हम लोग मान लो हमारी कंपनी अगर 700 रुपया अभी तक नहीं दी है, तो ये 700 रुपया कंपनी पे क्या हो गया, कंपनी पे क्या चढ़ गया, तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में चल रहा है कर्जा, है ना। तो कर्जा चढ़ गया, तो ये कर्जा मेरा कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। और यहाँ क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग क्या लिखूंगा, वेजेस, मतलब मेरे को वेजेस को अभी भी 700 रुपया देना बाकी है। आया समझ में। देन उसके बाद उसी के आगे एक और आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है, किस पे बोला है मालूम है क्या, सैलरी। सैलरी को कितना देना बाकी है, 800 रुपया देना बाकी है। अरे गाइस, मैंने तो सैलरी को दिया था 3000, तो दिया था मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने 3000 दिए, लेकिन शायद बाद में मालूम पड़ा कि मुझे 3000 नहीं दिया, मन को उससे और ज़्यादा देना था, मतलब अभी भी 800 रुपया देना बाकी है। तो माने अगर इसमें प्लस कर दूँ आउटस्टैंडिंग कितना 800 रुपया, तो बेसिकली हमको हर साल कितना देना है, 3800 की सैलरी देना है, और 800 रुपया हमने अभी तक दिए नहीं है, तो हम लोगों ने प्लस तो करके लिख दिए। अब जब तक 800 रुपया नहीं देते हो आप सामने वाले को, तो अपनी कंपनी पे क्या चढ़ गया, सबके दिमाग में एक ही चल रहा है, क्या, कर्जा। तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितना अमाउंट है 800 रुपया। तो मेरे ख्याल से आई होप सो ये डाउट्स आपको समझा होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग ऐसे ही होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा आपको दिमाग से एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आइडिया लगा के आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ फिर जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे, वो है मेरा इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। हमने इंश्योरेंस भरे 15 महीने का, और WF मतलब कब से भरे हम लोग ने मालूम है क्या, 1 अप्रैल 2018 से। अब आप बताओ, हम लोग जो हिसाब कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से हिसाब करें और 31 मार्च को हम लोग ख़त्म करें। और जो हमारा बैलेंस शीट जो बन रही है 31 मार्च 2019, तो माने शुरू कब से हुआ होगा, 18 से। तो हमारा हिसाब तो ये है बरोबर कि हम 1 अप्रैल 2018 से डेटा शुरू करें, और आज हमारा 31 मार्च को बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हम फाइनलाइज हिसाब कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमको एक चीज़ क्या बोलता है कि हमने जो इंश्योरेंस का पैसा भरे वो 15 महीना का भरे ये तारीख से। तो अगर ये तारीख से ये तारीख तक जाओ तो खाली 12 महीना हो रहा है, आप खुद देख सकते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर करके देख सकते हो। तो माने यहाँ पर 15 और एक साल में कितना महीना आया, 12, तो मुझे डेटा कितने महीने का चाहिए, 12 महीने का। तो बाकी जो एक्स्ट्रा महीना आ गया 13, 14, 15, तो माने 3 महीने का ज़्यादा भर दिया ना हमने, तो 3 महीने का कौन सा एक्स्ट्रा भर दिया, तो माने वो अगले साल का भर दिया। ये साल का भरेगा अगले साल का, अगले साल का, क्योंकि 3 महीना अगले साल, क्योंकि कोई मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा कि साल में 12 महीना नहीं आता, 15 महीना नहीं आता, साल में 12 महीना आता है, तो 12 महीने का ही पैसा भरेंगे, बाकी 3 महीने का मेरा क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो इसको कैसे किया जाए, अब इसको दिमाग मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं इंश्योरेंस हमने कितना भरे, 1500, तो मैंने 1500 भरा, और कितने महीने का भरा मैंने, 15 महीने का। समझ में आया। तो मैंने जब इसको इससे डिवाइड किया, 15 वन ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15, और कितने जीरो यहाँ पर, तो माने एक महीने का मुझे कितना भरना चाहिए, 100 बरोबर। अब अगर मैं देखा जाए तो मैंने कितने महीने का मेरे को भरना चाहिए था यहाँ पर, 12 महीने का, तो वो हिसाब से तो वो 1200, और मैंने कितने महीने का एक्स्ट्रा भर दिया, 3 महीने का, तो वो कितना हो गया 300। तो माने ये पैसा तो मेरा करंट ईयर का हो गया, बाकी ये पैसा मेरा क्या हो गया, एडवांस, माने मैंने अगले साल का भर दिया। समझ में आया। तो कैसे हिसाब निकला, लॉजिक समझा, अगेन मैं बता रहा हूँ। 15,000 भरा, लिखा हुआ है 1 अप्रैल से भरा, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 15 महीने का भरा एडजस्टमेंट में, इंश्योरेंस पेड फॉर द 15 मंथ, और कब से भरा, 1 अप्रैल से। तो मैंने 1 अप्रैल से लेकर यहाँ तक जाता हो तो मेरे ख्याल से 12 महीना ही हो रहा है, बाकी 3 महीना तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो 3 महीना ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब कितने, मैंने उसको ज़्यादा भर दिया, तो जो ज़्यादा है उसको हटा देंगे हम लोग, क्योंकि वो ये साल नहीं यूज़ होगा, वो कब यूज़ होगा, अगले साल, तो हटाना पड़ेगा ना ये साल। तो हटाने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि वो है कितना अमाउंट। तो 15,000 15 महीने के हिसाब से निकला, तो एक महीने का निकला कितना, 100 रुपया, बरोबर।
15,000 बोरा में भी 1500 सॉरी 1500 जो है 15 महीने का, तो 1500 को अगर मैं 15 महीने से डिवाइड किया तो एक महीने का 100 रुपये निकला, तो 100 रुपये को 2 से किया तो 1200 रुपया 12 महीने का और 300 रुपया 3 महीने का। तो 300 रुपये जो मेरा एक्स्ट्रा निकला वो मेरे लिए क्या है, अभी यहाँ पर पहले सम पे देखते हैं। तो 1500 में से क्या करूँ, 300 रुपया रखूँ या हटा दूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा माइनस और इधर लिखूंगा एडवांस भी लिख सकते हो या तो प्रीपेड भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना। तो एडवांस लिखो या प्रीपेड, कितना मैंने ज़्यादा भर दिया, 300 ज़्यादा भर दिया, तो एक्चुअली ये साल का आ गया 1200, मतलब 1500 में से 300 माइनस किया तो ऑटोमेटिकली 1200 बाहर आ गया ना। और 15 में से 300 माइनस करने के बाद 1200 जब बाहर आया तो 300 का तो अभी कुछ काम ही नहीं है। जब तक ये 300 रुपये यूज नहीं होता तब तक ये 300 रुपये मेरे लिए क्या है, एसेट्स। तो यहाँ पर डालूंगा तो लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस और कितना एक्स्ट्रा भरा, 300 रुपया। आई होप सो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार गो थ्रू फिर से कर सकते हो। एंड लास्ट है मेरा एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। माने हम लोग ना डेप्रिशिएट एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो बार बार आएगा ही, बस ये रहेगा कि किस पे आएगा वो देखना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएट का मतलब है कि कोई चीज़ की कीमत कम हो जाना। तो हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग जो ये है ना 25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग है 25,000 की बिल्डिंग है, तो मैं बहुत अच्छा बिल्डिंग चल रही है तो उसको साल भर यूज़ किया। लेकिन याद रखना कोई भी प्रॉपर्टी साल भर जब यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करो 1 साल में कम हो जाएगी, गाड़ी यूज़ करो वैल्यू कम हो जाएगी, वैसे लैंड बिल्डिंग की भी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गया। और कितना परसेंट कम हुई, 5%। तो कैसे निकालेंगे, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, है ना। फिर उसके बाद 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, तो माने कितना हो गया 1250, माने 1250 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ माइनस, और यहाँ लिखूंगा डेप्रिशिएट और कितना अमाउंट कम हो गई 1250। तो ज़रा माइनस करके देखते हैं कितना होता है इसको, 25,000 माइनस 1250, तो जब माइनस किया तो अमाउंट आया 23,750, मतलब 23,750। अब एक बात बताओ, आपकी प्रॉपर्टी आपकी एसेट जो आपने 25 में लिए थे उसकी कीमत 23 की हो गई, तो 1,250 की कीमत आपके लिए फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है? मेरे ख्याल से हर किसी के दिमाग में चला नुकसान, राइट, लॉस ही है हमारे लिए। अब ये नुकसान जो है वो ऑफिस वाला शो करना चाहिए या कारखाना वाला? कारखाना वाला एक ही बात बार पर बोलता, मेरे तो को सिर्फ माल बनाने से मतलब, ये फालतू की गिरगिरी मैं नहीं रखता। तो इसका ये मतलब हुआ कि एनी हाउ वी हैव टू शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर क्या शो करूँगा, टू डेप्रिशिएट ऑन किस पे हमने किए, लैंड एंड बिल्डिंग पे, और कितने की वैल्यू कम हो गई 1250। तो मेरे ख्याल से आई होप सो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। तो ये मेरा एडजस्टमेंट, और लास्ट में लिया है रीना और आरती जो है वो फ़ायदा नुकसान उनके कैपिटल रेशियो से बढ़ेंगे, तो इसका तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, जब इसको क्लोजिंग करेंगे तब काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मेरा जो स्टेप था ये मेरा सॉल्व द एडजस्टमेंट वाला स्टेप हो गया। अब जो मैं स्टेप कराने जा रहा हूँ वो है क्लोजिंग, मतलब अब फाइनली हमको हिसाब को बंद करना है। तो क्लोजिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो अगेन मैं बता रहा हूँ जो हम लोग क्लोजिंग स्टार्ट करना है, तो ये हमारा कॉलम है, तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे ये, इसी लाइन से हम क्लोजिंग करते चले आएंगे, ठीक है। तो क्या मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बट आप कैसे ही नहीं यूज़ करना है प्लीज़, मैं आपको अगेन एंड अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ। तो मैं सब चीज़ को साइड में कर देता हूँ, और नाउ वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। तो मैं कैलकुलेशन करूँगा, तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए कैसे क्या है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली चीज़ यहाँ का मैं टोटल है सब ऑर्डर कॉलम में आ गया, मैं सब चेकआउट ट्रेडिंग से करता हूँ। तो पहले यहाँ का टोटल देख लेता हूँ। तो यहाँ पर है 18,100 प्लस 35,000 प्लस 700 प्लस 1,500। तो यहाँ का टोटल मेरा जो आया, मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, आपको फेयर नहीं करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मेरा जो लिख रहा हूँ ये सिर्फ रफली लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको फेयर नहीं करना है। तो एज अ रफली मैं देखता हूँ कि यहाँ का अमाउंट है 55,300, मैंने ऐसा लिख के छोड़ दिया हो। फिर इसके बाद यहाँ का टोटल देखते हैं कितना होता है, 57,200 प्लस 22,000, तो यहाँ का टोटल आया 79,200। तो आपको क्या लगता है, अब सबसे पहली चीज़ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आपको लगेगा 79 बड़ा है या 55 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 79। तो जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लिख देंगे 79,200 इधर भी, 79,200 इधर भी। इस पर क्या कर देंगे हम लोग, अकाउंट क्लोज।
और बड़े वाले को माने इस अमाउंट को ये वाले अमाउंट से हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो पता चलेगा ये हमारा इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस है। तो मतलब ये हुआ कि 79,200 कमाया और जिसमें से 55,300 का मेरा क्या हुआ एक्सपेंस हुआ, तो माने 23,900 का मुझे क्या निकला प्रॉफिट, फायदा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कहाँ लिखूंगा, सबसे कम वाली जगह पे, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे कम जगह ये है तो इधर लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा मालूम, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, सीडी का मतलब है बंद, यहाँ से इतने का प्रॉफिट क्या हुआ बंद हुआ, और ये प्रॉफिट कितने में 23,900, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को मुझे कहाँ लेके जाना है मालूम है क्या, ऑफिस में। क्यों, क्योंकि ये पैसा ऑफिस वाले फिर बांटेंगे ना, तो ये पैसा यहाँ से निकल के ग्रॉस प्रॉफिट से निकल के कहाँ जाने वाला है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के, और कहाँ क्रेडिट साइड है ना, ये प्रॉफिट साइड है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, यहाँ प्रॉफिट को लाया गया है कितना 23,900। आई होप सो समझ में आया होगा। यहाँ से बंद होके पैसा यहाँ आया। अब जैसे कैटेगरी यहाँ पे क्लोजिंग की थे, अब इधर भी वही करेंगे। तो लेट स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे पैसा 23,900 इधर का है, देन उसके प्लस 50, देन उसके बाद 250, देन उसके बाद 1285। तो बेसिकली यहाँ का टोटल जो आया है ना मेरा, वो आ गया मेरा 25485, मतलब 25485 का आ गया। और यहाँ का टोटल कितना है चेकआउट करते हैं, 1600 प्लस 1000 प्लस 1900 प्लस 3800 प्लस 1200 प्लस 1143 प्लस 1250। तो बेसिकली यहाँ का टोटल है यहाँ का टोटल है 11893 और यहाँ का है 25485। तो आपके नॉलेज से क्या लगता है कौन सा बड़ा है, तो आपकी भी नॉलेज से यही लग रहा होगा कि 25 बड़ा है और 11,000 छोटा है। तो जो बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दो, 25,485 अकाउंट क्लोज, 25,485 और अकाउंट क्लोज। अब इसमें से क्या करूँगा, बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करूँगा माइनस, इसको इससे क्या करूँगा माइनस। तो देखते हैं, मतलब एक हिसाब से हम अगर हमारे को ये इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का लॉस, मतलब इतना कमाया इतना खर्चा हुआ, तो 25,485 मैंने कमाया, जिसमें से खर्चा कितना हुआ 11893 का खर्चा हुआ। तो मेरा कितना आया 13592। तो मेरा मतलब ये कम की जगह लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा कितना अमाउंट है मेरा 13592। लेकिन याद रखना ये पैसा अब कहाँ जाने वाला है मालूम है क्या, पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पर दोनों है रीना और आरती, मतलब उस पैसे का बंटवारा यहीं कर दो। अगर वहाँ पर जाएगा तो मसले आ जाएंगे, बहुत टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो हम यहीं पर उन दोनों का पैसा क्या कर देंगे बांट देंगे। तो कैसे क्या करना है, तो यहाँ एंट्री लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसके अंदर हमारा कौन किसका किसका पैसा है पार्टनर्स कैपिटल में। एक तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो कौन है अपनी रीना, राइट, और दूसरी हमारी कौन है आरती। ठीक है ना, इन दोनों का पैसा हमको यहीं पे बांटना है। अब कैसे बांटेंगे पैसा, इनका रेशो तो याद होगा, आप लोग ने ध्यान दिए होंगे कि एक एडजस्टमेंट में लास्ट में लिखा है रीना आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो कैपिटल रेशो, माने इनके कैपिटल रेशो में इनको निकालना है। अब ये कैपिटल रेशो होता कैसा है, तो मैं आपको कैपिटल रेशो निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको कैपिटल रेशो निकालना सिखाता हूँ। तो कैपिटल रेशो के अंदर एक चीज़ याद रखना कि कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ रीना और दूसरा यहाँ पर आरती। रीना ने कितना पैसा इन्वेस्ट करी थी, तो जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पर रीना का पैसा 50,000 था और आरती का कितना था 30,000। यही था ना इन्वेस्टमेंट इनका। तो अगर यहाँ से एक ज़ीरो तो यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो तो यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से, मतलब बेसिकली बचा खाली कितना 5×3। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। मतलब ये जो भी पैसा आया उसके लगभग हिस्से हो गए, जिसमें से 5 हिस्सा रीना और 3 हिस्सा आरती। अच्छा, तो टोटल कितने हिस्से हो गए 8 ना, 8 हिस्से, मतलब जो पैसे के ऐसे 8 बंडल बनेंगे, जिसमें से 5 बंडल ये ले लेगा, 3 बंडल ये ले लेगा। आई होप सो समझ में आया होगा। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आपको मैं बता दूं 13592 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 1 2 3 करके डिवाइड बाय 8, ये आपको कैलकुलेशन करना है। अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो
592 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8। तो बेसिकली मुझे आंसर आ गया, रीना का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 8495 बरोबर। और फिर उसका कितना आएगा, तो उसका आंसर चेकआउट करते हैं हम लोग वापिस से। 139 नहीं है, 13592 मल्टीप्लाई बाय 13592 लिखा और मल्टीप्लाई बाय, अब इसका कितना है, मेरे ख्याल से 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, तो कितना आ गया 5097। अब दोनों को प्लस करके देखो, यही आंसर है ना, मतलब 5097 प्लस 8495, एक्जैक्टली यही आंसर आया। तो ये पैसा इनको प्रॉफिट हुआ और ये पैसा यहाँ पर हमने क्या करे, क्लोज। और ये पैसा कहाँ जाएगा तुम्हारा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर्स कैपिटल में वहाँ पे कहाँ आया था, डेबिट, तो यहाँ कहाँ डालेंगे, क्रेडिट, मतलब इनको प्रॉफिट हुआ। तो मैंने बताया ना, क्रेडिट साइड मेरा प्रॉफिट और डेबिट साइड मेरा लॉस। तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे और क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से रीना को कितना मिला, रीना को मिला 8495, कितना मिला 8495, और इसको कितना मिला 5097। आई होप सो समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर अब पार्टनर्स का पैसा क्लोज करना है, देखना है कि रीना को कितना मिला और आरती को कितना मिला। तो मैं एट अ टाइम एक बार पे एक जन को क्लोज करूंगा, फिर उसके बाद दूसरों को पकड़ता हूँ। जैसे पहले मैं रीना को करता हूँ, रीना का यहाँ पर 50,000 है और यहाँ पर कितना है 8495, तो मतलब इसका जो टोटल इधर का है ना, वो आया मेरा 58,495, यहाँ का टोटल आया, और यहाँ का टोटल कितना है 2000। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात है यही बड़ा है ना। तो रीना का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है, 58,495 इधर भी अकाउंट क्लोज, 58,495 इधर भी अकाउंट क्लोज, और बड़े वाले को छोटे वाले से क्या करेंगे, माइनस 58,495 माइनस, जिसमें से कितना माइनस करना है 2000, मतलब छोटे वाले को। तो कितना आंसर आया मालूम, मेरा यहाँ पर माइनस करके 56,495, कितना आंसर आया मेरे को 5649, मतलब 50,000 से उसने इन्वेस्ट करी थी और आज उसका इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 56। तो इसका बैलेंस कितने पे क्लोज होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कम की जगह पे 2 बैलेंस क्लोज डाउन, कितने पे बैलेंस क्या हुआ, बंद हुआ, और कितना 56,495 में क्लोज हुआ। फिर उसी तरह इसका करते, इधर का टोटल कितना है, अब हो गया रीना का, हो गया। अब आरती का 097, मेरे ख्याल से 5097 था ना, हाँ परफेक्ट। तो यहाँ का टोटल आया 35097 और यहाँ का है 1000। तो आपको क्या लगता है, जो बड़ा है वो यही है ना, तो यही लिखना पड़ेगा 35097 इधर भी, 35097 इधर भी, अकाउंट क्या होगा क्लोज। अब इसमें से क्या करते देखते, 35097 बरोबर माइनस कितना मेरा 1000, तो बेसिकली आंसर आया 34097, ठीक है ना। अब ये पैसा मेरा क्या होगा, इतने पे बैलेंस क्या हो गया इन दोनों का क्लोज, और ये पैसे को हमको कहाँ शो करना है, फिर लायबिलिटी में, कहाँ शो करना है, लायबिलिटी में। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें किसका किसका नाम आएगा, रीना और दूसरा आरती का। तो रीना का कितना डेटा आया, रीना का डेटा यहाँ से आया 56495 और यहाँ का 34097। तो देखते हैं कितना हो गया, दोनों को प्लस करके मैं ऑर्डर में लिख दूंगा। तो प्लस 56495, तो दोनों को टोटल करके आ गया 90592, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये टोटल आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, मेरे हिसाब से नहीं। आप खाली लास्ट बचा है टैली आउट करना। तो देखते हैं यहाँ का पैसा कितना आता है। तो ये 90592 तो ऑलरेडी है मेरे पास, प्लस 24,415 प्लस 700 प्लस 800, तो यहाँ का टोटल आया 116507। आई होप सो यहाँ का भी वही आए। देखते हैं अब एसेट साइड्स का कितना है। तो एसेट साइड का हिसाब करता हूँ मैं, तो यहाँ का है 36957 प्लस 23750 प्लस 20000 इन शॉर्ट 20,000 प्लस 11,500 प्लस 2,000 प्लस 22,000 प्लस 300, तो इधर का टोटल आया 116507। माने दोनों तरफ का टोटल मेरे को क्या आया, सेम आया। तो मतलब मेरा सम जो है वो मेरा क्या हो गया, टैली हो गया। तो
16,507 इधर का, और इधर भी 1,16,507 इधर का भी। तो ये मेरा सम हो गया टैली। तो मेरे ख्याल से आपको जो मैंने आज सम सिखाया, तो ये सम एक ही सम था। तो आपको ये सम कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया नहीं आया, मैं अगेन बता रहा हूँ, जब तक वो आप टेबल को परफॉर्म अच्छे से देख के याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आ सकता है। और आप एक बार अच्छे से कर लो तो फाइनल अकाउंट से बहुत सारे सम्स मिलते जुलते आपको ईजी हो जाएगा। और आज का सम में जो आपको मैंने सिखाया, आई होप सो समझ में आया। अगर आपको कोई इसमें क्वारीज है तो आप नीचे मैसेज में डाल सकते हो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो आई होप सो, थैंक यू सो मच तो फॉर द कोऑपरेटिंग। और अगर इसमें कोई भी आपको कुछ डाउट्स होगा, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट आप करिए। तो मैं श्योरली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पे मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। थैंक यू सो मच।